दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है स्टेड। दोस्तों स्टेड का मतलब होता है गंभीर, संयमित या फिर शांत स्वभाव वाला, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव वाला होता है, जिसे हम इंट्रोवर्ट भी कहते हैं बेसिकली। और जो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है यानी कि सीरियस होता है ना, उसमें कोई यानी कि एक्सप्रेशन उसके बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। वो कभी यानी कि हंसता नहीं है ज़्यादा, या फिर बहुत ही यानी कि उसके पास एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं होते। बेसिकली ऐसा भी हम कह सकते हैं जो इमोशनलेस है और जो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव वाला है, बहुत ही सीरीन है, काम है, संयमित है, यानी कि कंट्रोलेबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेड हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सीरियस या फिर सोबर। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, सोबर का मतलब होता है शांत। एंटोनिम इसका होता है लाइवली या फिर एक्साइटेबल। लाइवली का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जोशीला होता है, यानी कि जीवंत होता है, यानी कि जिसमें सारे एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होता है, बातूनी भी होता है। लाइवली यानी कि एक्साइटेड भी होता है। एक्साइटेबल का आपको मतलब पता होगा, जोशीला, जो गर्मजोशी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, उल्लास होता है, तो उसे हम कहेंगे लाइवली या फिर एक्साइटेबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लुक टू स्टेड एट द पार्टी, यानी कि वो पार्टी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सबड्यू। दोस्तों सबड्यू का मतलब होता है वश में करना, दबाना, शांत करना, किसी चीज़ को कम करना, करना किसी चीज़ को। यानी कि जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उसे वश में करने की कोशिश करते हो, उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हो, यानी कि उसे दबाने की कोशिश करते हो, शांत करने की कोशिश करते हो, कम करने की कोशिश करते हो, या फिर उस पर काबू पाने की कोशिश करते हो। यानी कि इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सबड्यू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंट्रोल या फिर सप्रेस। कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना, किसी चीज़ को वश में करना, किसी चीज़ पर काबू पाना। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को छुपाना बेसिकली। एंटोनिम इसका होता है एनकरेज या फिर रिलीज। एनकरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, उकसाना। यहाँ पर इसका मतलब हम ले सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को समझिए कि जैसे कि आप किसी चीज़ को दबा रहे हैं, किसी चीज़ को शांत कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या हुआ? उसके आप जो है वो उस चीज़ को भड़का रहे हैं, आप उस चीज़ को उत्तेजित कर रहे हैं, उसे उकसा रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ एनकरेज करना। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि किसी चीज़ को वश में करना, तो उसका मतलब होता है छोड़ देना। उसका एंटोनिम क्या हुआ? छोड़ देना। अगर आप वश में कर रहे हो तो उसका एंटोनिम होता है छोड़ देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्राई टू सबड्यू हिज एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि मीटिंग के दौरान जो है वो उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की, अपना गुस्सा वश में करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। कोई भी आप जो है वो मीनिंग ले सकते हैं, सारे वर्ड्स का यही मीनिंग निकल कर आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्फ्लेग्रेशन। दोस्तों कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है भीषण आग, यानी कि बड़ी तबाही। यानी कि जब आगजनी होती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है कहीं पर, यानी कि जब जो है वो बहुत बड़ी तबाही छा जाती है, यानी कि आग से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, भीषण आग लग जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्लेग्रेशन हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्लेज या फिर फायर। ब्लेज का मतलब होता है भीषण आग, फायर का मतलब आपको पता है कि आग। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर पीस, यानी कि शांति की स्थिति होना। पीस यानी कि शांति, काम यानी कि शांति, तो उसकी स्थिति होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? काम या फिर पीस हम उसे कहेंगे।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ मैसिव कॉन्फ्लग्रेशन डिस्ट्रॉयड सेवरल बिल्डिंग्स इन द सिटी। यानी कि भीषण आग ने क्या किया, यानी कि एक बहुत बड़ी आग ने क्या किया कि सिटी में जो है वो कुछ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्फ्लग्रेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वॉल्यूबल। दोस्तों वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, प्रवाही वक्ता, धारा प्रवाह बोलने वाला। यानी कि बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एनर्जेटिक वे में बोलता है, बिना रुके, यानी कि निरंतर बोलता है, कंटिन्यू बोलता है और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूबल कहेंगे। यानी कि जिसे बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बेसिकली जो प्रवाही वक्ता होता है, यानी कि एक्सेलेंट ऑरेटर होता है, जो बोलने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है, जिसका स्पीच यानी कि जिसकी स्पीच क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो कंटिन्यूअसली बोल सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूबल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका है टॉकेटिव या फिर फ्लुएंट। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी और फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह बोलने वाला, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोलने वाला। एंटोनिम इसका होता है म्यूट या फिर साइलेंट, यानी कि चुप रहना, शांत रहना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ वॉल्यूबल स्पीकर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। यानी कि वो एक जो है वो प्रवाही वक्ता है, धारा प्रवाह बोलने वाला व्यक्ति है, जो कि हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि हमेशा उत्साह से भरा हुआ होता है। यानी कि बेसिकली उसे जो है वो बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी जो बोलने की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही फ्लुएंसी के साथ वो बातें करता है। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जोश में रहता है और इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हैपलेस। दोस्तों हैपलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, अभागा, बदकिस्मत। यानी कि जिसे हम अनलकी कहते हैं, यानी कि जिसके लक अच्छे नहीं होते, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, जिसका नसीब अच्छा नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हैपलेस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनलकी या फिर जिंक्स। अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मती से भरा हुआ, या फिर जिंक्स का मतलब होता है अपशकुन से भरा हुआ। यानी कि जो व्यक्ति, जो चीज़ें दुर्भाग्य लाने वाली होती है, यानी कि जिस व्यक्ति की किस्मत अच्छी नहीं होती है, जिसकी किस्मत अपशकुन से भरी हुई होती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, जिंक्स कहेंगे। जिंक्स का वैसे मतलब होता है दुर्भाग्य लाने वाला। ओके। एंटोनिम इसका होता है लकी या फिर फॉर्चुनेट, यानी कि भाग्यशाली जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे लकी या फिर फॉर्चुनेट, यानी कि जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द हैपलेस ट्रैवलर लॉस्ट हिज लगेज एंड मिस हिज फ्लाइट। यानी कि एक बदकिस्मत ट्रैवलर के साथ क्या हुआ कि पहले तो उसने जो है वो अपना लगेज खो दिया और बाद में उसने जो है वो अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। यानी कि 2 बार उसका नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि एक हैपलेस ट्रैवलर किस तरह से अपना जो है वो लगेज खो देता है और साथ ही साथ फ़्लाइट मिस कर देता है। यानी कि वो उसे जो है वो यहाँ पर एक तरीके से दुर्भाग्यशाली, अभागा, यानी कि बदकिस्मत दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से हम जो है वो हैपलेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैलिएटिव। दोस्तों पैलिएटिव का मतलब होता है राहत देने वाला। राहत देने वाला यानी कि जो सिर्फ सिम्टम्स को कम कर सकता है, यानी कि लक्षणों को कम कर सकता है, लेकिन बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पेचीदा है, तो उसे जो है वो टेम्पररी ठीक करना, लेकिन उसे जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैलिएटिव, यानी कि राहत देने वाला। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो रिलीफ देने वाली होती है, राहत देने वाली होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैलिएटिव हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सूदिंग या फिर कामिंग, यानी कि राहत देने वाला, यानी कि शांति प्रदान करने वाला, सुकून देने वाला। एंटोनिम इसका होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है जो ठीक कर देता है, यानी कि जो प्रॉब्लम को जड़ से हटा देता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर गेव हर अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट टू रिड्यूस पेन। यानी कि डॉक्टर ने क्या किया कि उसको जो है वो राहत देने वाला जो है वो ट्रीटमेंट दे दिया, ताकि जो है वो उसका यानी कि दर्द कम हो सके। यानी कि उसकी बीमारी का जड़ से इलाज खत्म नहीं हुआ है, बस उसे जो है वो रिलीफ दिया गया है, यानी कि थोड़े समय के लिए जो है वो उसका दर्द शांत कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम जो है वो पैलिएटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसके साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेप्लीट। दोस्तों रेप्लीट का मतलब होता है भरपूर, परिपूर्ण, पूरी तरह से भरा हुआ, यानी कि जो चीज़ पूरी तरह से किसी और चीज़ से भरी हुई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लीट हम उसे कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ जो है वो भरी हुई होना तो उसे हम कहेंगे रेप्लीट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फुल या फिर अबंडेंट। फुल या फिर अबंडेंट का मतलब होता है भरा हुआ होना। एंटोनिम इसका होता है एम्प्टी या फिर बेयर। एम्प्टी या फिर बेयर का मतलब होता है खाली। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बुक इज रेप्लीट विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यानी कि जो बुक है, जो किताब है, वो अलग अलग रोमांचक तथ्यों से, यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी हुई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेप्लीट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्कॉर्डेंट। दोस्तों डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है असंगत, यानी कि मेल न खाने वाला। यानी कि जो चीज़ें जो है वो आपस में मेल नहीं खाती है, मैच नहीं होती है, जो मिसमैच होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्कॉर्डेंट कहेंगे। यानी कि आपके ओपिनियंस हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है जो आपका एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। यानी कि आप जो है वो सेम सेम थिंक नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, आपके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल आप किसी और के विचारों से या फिर किसी और के एक्शन से, बातों से एग्री नहीं करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्कॉर्डेंट कहेंगे, यानी कि मेल ना खाना। अब अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। सिनोनिम इसका होता है कन्फ्लिक्टिंग या फिर इनहार्मोनियस। कन्फ्लिक्टिंग या फिर इनहार्मोनियस का मतलब होता है असंगत, मेल न खाने वाला। कन्फ्लिक्टिंग यानी कि उलझने वाला। बेसिकली कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि बहस करने वाला हो सकता है, लड़ाई करने वाला हो सकता है, झगड़ा करने वाला हो सकता है, विरोध करने वाला हो सकता है, जो यानी कि बेसिकली उलझता है। और इनहार्मोनियस का मतलब होता है जो सौहार्द की भावना नहीं रखता, बेसिकली यानी कि आपस में मित्रता की भावना नहीं रखता है, यानी कि एग्री करने की भावना नहीं रखता है, किसी से जो है वो सहमत नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे इनहार्मोनियस। एंटोनिम इसका होता है हार्मोनियस या फिर एग्रीएबल, यानी कि सहमत होने वाला, जो दूसरों की भावना से मेल खाता है, दूसरों की बातों से मेल खाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हार्मोनियस या फिर एग्रीएबल। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर ओपिनियंस वर डिस्कॉर्डेंट ऑन एवरी इशू। यानी कि हर एक मुसीबत पे, हर एक इशू पे, हर एक टॉपिक पे उनके जो ओपिनियंस थे, उनके जो मत थे, वो हमेशा डिस्कॉर्डेंट रहते थे। डिस्कॉर्डेंट यानी कि मेल नहीं खाते थे, ना ये उससे एग्री होता था, ना वो उससे एग्री होता था। यानी कि दोनों के ओपिनियंस जो है वो कभी भी मैच नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो दो से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, देयर का यूज़ किया गया है, तो यानी कि उनके जो है वो, यानी कि कभी भी ओपिनियंस जो है वो मेल-जोल नहीं खाते थे आपस में, वो हमेशा डिस्कॉर्डेंट होते थे, यानी कि अलग होते थे, यानी कि एग्री नहीं करते थे एक-दूसरे से। तो इस तरह से हम जो है वो डिस्कॉर्डेंट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वॉन्डरलस्ट। दोस्तों वॉन्डरलस्ट का मतलब होता है यात्रा की तीव्र इच्छा, यानी कि घूमने की लालसा। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उसकी घूमने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो उसे कहा जाएगा वॉन्डरलस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रैवल बग या फिर ट्रैवल बग। ओके, तो ट्रैवल बग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला, जिसे घूमने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, पसंद होता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रैवल बग। और वहीं एंटोनिम इसका होता है होम सिकनेस। होम सिकनेस का मतलब होता है जिसे घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, जो घर पे रहना पसंद करता है, जिसे कहीं बाहर जाना, घूमना इतना कुछ पसंद नहीं होता है, तो उसे कहा जाएगा होम सिकनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दैट मूवी अवेकन माई इनर वॉन्डरलस्ट। यानी कि उस मूवी ने क्या किया कि मेरे अंदर के घुमक्कड़ को, यानी कि मेरे अंदर की जो घूमने की इच्छा है, उसे जगा दिया। यानी कि अब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं कहीं पर जाकर घूमूं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वॉन्डरलस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है कैस्केड। दोस्तों कैस्केड का मतलब होता है झरना। झरना यानी कि जो पानी का होता है, बहता है, बेसिकली उसे झरना कह सकते हैं। या फिर एक चीज़ ये भी समझो कि इस चीज़ को जो है वो किसी सीक्वेंस के लिए भी यूज़ होता है। अगर यानी कि कोई चीज़ जो है वो सीक्वेंस में एक के बाद एक जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि फ्लो हो रही है, तब भी हम कैस्केड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो लिटरल मीनिंग भी ले सकते हैं कि कोई झरना, यानी कि पानी का कोई फ्लो जो नीचे की तरफ आ रहा है,
तो उसे भी हम जो है वो कैस्केड कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वाटरफॉल, यानी कि पानी का झरना। एंटोनिम इसका होता है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्थिर, कोई चीज़ स्थिर है तो उसे हम कहेंगे स्टैंड स्टिल। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ ब्यूटीफुल कैस्केड फ्लो डाउन द रॉक्स, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत झरना जो है वो पत्थरों से होकर, यानी कि जो रॉक्स थे उनसे होकर जो है वो बह रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैस्केड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।